हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर के एनसीईआरटी बुक को देखेंगे। तो जिस चैप्टर का चैप्टर 8 है, जिसका शीर्षक है, जिसका जो हेडिंग है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव रिप्रोडक्शन कैसे करता, कोई भी जीव कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है, कहता बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन। इससे पहले कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसके मैकेनिज्म को जानने से पहले हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। कहता है लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस ही क्यों करता है, कैसे करता है, ये जानने से पहले एक बेसिक सवाल है कि जीव रिप्रोडक्शन क्यों करता है। तो कोई भी जीव अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपने आप को कहने का मतलब हो गया कि उस स्पीसीज को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी पर से वह जीव, वह स्पीसीज जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कहता है कि रिप्रोडक्शन जो है वह एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कि एक कोई इंडिविजुअल जो है वह बिना रिप्रोडक्शन किए भी अपना लाइफ कंप्लीट कर सकता है, लेकिन एक स्पीसीज़ के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के वह जीव इस पृथ्वी पर से डिसअपीयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो कहता है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन जो है लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन है, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये सब जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस एक इंडिविजुअल को भी अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, जबकि रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ के चलने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। कहता है ऑन द अदर हैंड इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, ए लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। दूसरी तरफ यदि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है, तो उस दौरान वह लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वह स्पेंड करेगा। कहता है कि यदि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो है वह एनर्जी विल बी स्पेंट, एनर्जी खर्च होगा उस प्रोसेस में। तो कहता सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस, इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तब फिर कोई इंडिविजुअल जो है अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करता है उस प्रोसेस में जो उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इसलिए यह कह रहा है कि कोई इंडिविजुअल्स बिना रिप्रोडक्शन किए भी ज़िंदा रह सकता है। तो कहता है कि चूँकि रिप्रोडक्शन करने में एनर्जी खर्च होता है, तो कोई भी इंडिविजुअल्स अपना एनर्जी क्यों खर्च करेगा उस तरह के प्रोसेस में जिसके बिना भी वह ज़िंदा रह सकता है। कहता इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम में इसका जो पॉसिबल आंसर है वो उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो इसका एक ही कारण है, हर एक जीव चाहता है अपने स्पीसीज को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, और उसी कारण से हर एक जीव रिप्रोडक्शन करता है। Whatever the answer to this question, it is obvious that
वी नोटिस ऑर्गेनिज्म्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम लोग ऑर्गेनिज्म को, जीव को नोटिस करते हैं कि वह है क्योंकि वह रिप्रोड्यूस करता है। इफ़ देयर वेयर टू बी ओनली वन, यदि कोई जो है केवल एक ही होगा, नॉन रिप्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। जब कोई एक ही जीव होगा या नॉन रिप्रोड्यूसिंग नंबर हो गया तो हम लोग उसका एग्जिस्टेंस नोटिस करने लगेंगे कि वह जीव ख़त्म हो गया। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज। कहता है कि एक सिंगल स्पीसीज का लाखों में जीव होता है, दैट ब्रिंग दैम आवर नोटिस, इसलिए वह हमारे नोटिस में आता है। क्योंकि एक ही स्पीसीज के लाखों संख्या में जीव होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इसीलिए वो हमारे नोटिस में आता है, हमको दिखता है। यदि किसी जीव का एक ही नंबर हो, मतलब वह जीव पूरी दुनिया में एक ही सब बचा हो, तो हम लोग को वो नोटिस में नहीं आएगा, तो हम लोग को लगेगा कि वो एक्सटिंक्ट कर गया। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हम लोग कैसे जानते हैं कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है वह एक सेम स्पीसीज होता है? तो ऐसे जीव जो स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे जीवों को एक सिमिलर स्पीसीज कहा जाता है। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक तरह का दिखता है। 10. रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स। इसलिए जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वह नया इंडिविजुअल्स बनाता है, दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स, जो उसी के तरह का दिखता है। उसके बाद कहता है कि डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व। क्या जीव अपने ही तरह के एग्जैक्ट कॉपी का निर्माण करता है? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर। ऑर्गेनिज्म जो है वह एक सिमिलर दिखता है, बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर, क्योंकि उसके बॉडी डिजाइंस जो है वह सिमिलर होते हैं। इफ़ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, कहता यदि बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है, द ब्लू प्रिंट ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो कहता है कि उसका ब्लू प्रिंट जो है उस डिज़ाइन का वो भी सिमिलर होता है। तो अब देखिए यहाँ बॉडी डिजाइंस का मतलब हो गया कि उसका बॉडी, यदि कोई ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का दिखता है, उसका बॉडी सिमिलर दिखता है, तो इसका मतलब है कि उसका बॉडी डिजाइंस जो है वह सिमिलर है। और यदि बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इसका मतलब है कि उसका ब्लूप्रिंट सिमिलर है। और ब्लूप्रिंट इस जगह पर डीएनए को कहा गया है। डीएनए के लिए ब्लूप्रिंट्स का उपयोग किया गया है, यानी कि यदि बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इसका मतलब है कि उस जीव का डीएनए भी सिमिलर होगा। तो ब्लूप्रिंट शब्द डीएनए के लिए उपयोग किया गया है। 10. रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल। रिप्रोडक्शन जो है अपने सबसे बेसिक लेवल पर विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज़ ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो कहता है कि रिप्रोडक्शन का जो सबसे बेसिक लेवल है उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, तो मेकिंग कॉपीज़ ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसका कॉपीज़ बनना, ये रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक चीज़ होता है। इन क्लास 9th we learn that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of feature from parent to next generation in the form of DNA molecule। कहता है कि 9th क्लास में ही हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाया जाता है और क्रोमोसोम्स पर इन्फॉर्मेशन पाया जाता है जो इनहेरिट करता है किसी भी फीचर्स को एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के बीच। यानी कि सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है
और उस क्रोमोसोम पर इन्फॉर्मेशन पाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में वह ट्रांसफ़र होता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है, इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। कहता है कि वो डीएनए जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है वह प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, यदि इंफॉर्मेशन चेंज होता है, यानी कि यदि डीएनए चेंज होता है, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, अलग तरह का प्रोटीन बनेगा, और डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। और यदि अलग तरह का प्रोटीन बनता है तो उसके कारण बॉडी डिज़ाइन जो है वह अल्टर्ड हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन का एक सबसे बेसिक इवेंट जो है वह होता है डीएनए का क्रिएशन, यानी कि डीएनए कॉपी का बनना। रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक इवेंट हो गया डीएनए कॉपी का बनना। डीएनए का पहले कॉपी बनेगा, फिर दो अलग अलग सेल बनेगा। तो रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक इवेंट जो है, सबसे बेसिक चीज़ वह होता है डीएनए कॉपी का बनना। सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए। सेल जो है केमिकल रिएक्शंस का यूज करता है ताकि डीएनए का कॉपी बन सके। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज़ ऑफ डीएनए, और जब डीएनए कॉपी बनता है तो वही कहता है कि दिस क्रिएट टू कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। रिप्रोड्यूसिंग सेल में दो कॉपी बनता है डीएनए का, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और कहता है कि वो उसको ज़रूरत होती है एक दूसरे से अलग होने की, यानी कि वो एक दूसरे से जो डीएनए कॉपी बना है वह डीएनए कॉपी एक दूसरे से अलग होगा। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, तो डीएनए का एक कॉपी जो है वह एक ओरिजिनल सेल में रहेगा, एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। और कहता है कि यदि डीएनए का दो कॉपी बन गया है और एक डीएनए का कॉपी ओरिजिनल सेल में है और एक डीएनए के कॉपी को ऐसे बाहर निकाल दिया जाए, सेल के बाहर कर दिया जाए, तो वह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। यानी कि यदि डीएनए को एक जो सेल है उसमें डीएनए का ओरिजिनल कॉपी रहे और एक डीएनए कॉपी को सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो वह डीएनए कॉपी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो डीएनए कॉपी बाहर निकला है तो उसके पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। उस डीएनए के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वह अपना मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज एक्कम्पनाइड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस। यानी कि जब डीएनए का कॉपी होता है तो उसके साथ साथ ही एक एडिशनल सेलुलर एपरेटस का निर्माण होता है। यानी कि डीएनए कॉपी होने के साथ साथ एक नया सेल भी बनता है। एंड देन डीएनए कॉपी इज सेपरेट। और जब नया सेल बन जाता है तब डीएनए कॉपी जो है सेपरेट होता है। ईच विथ इट्स ऑन सेलुलर एपरेटस। प्रत्येक अपना अपना सेलुलर एपरेटस ले करके अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यानी कि जब दो डीएनए का कॉपी बनता है तो उसके साथ साथ दो सेल का भी निर्माण होता है और प्रत्येक सेल एक एक कॉपी लेकर के अलग हो जाता है। इफ़ेक्टिवली ए सेल डिवाइड टू गिव राइज टू सेल। और इस तरह से एक सेल डिवाइड करके दो सेल का निर्माण करता है। कहता है कि दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। ये दोनों सेल्स जो है वो सिमिलर होते हैं, बट दे
बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्यूट आइडेंटिकल, लेकिन क्या वह एकदम अपने आइडेंटिकल होता है, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है? अब देखिए सिमिलर और आइडेंटिकल में अंतर होता है। सिमिलर का मतलब हो गया कि एक तरह का देखने सुनने में लग रहा है। आइडेंटिकल का मतलब हो गया एकदम टू कॉपी, जिसको एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं, जेरॉक्स कॉपी या फोटोस्टेट जो कह लीजिए। आइडेंटिकल का मतलब वो होता है, जबकि सिमिलर का मतलब हो गया कि एक ही चीज़ को देख करके हम दूसरे पेज पर लिख दिए हैं तो वो सिमिलर है। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि एक पेज का फोटोकॉपी करवाए तब वो आइडेंटिकल होता है। तो आइडेंटिकल और सिमिलर में अंतर होता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व कर। कहता है कि दो सेल तो सिमिलर होता है, लेकिन क्या वह एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है? तो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि डीएनए कॉपी जो है कितना एक्यूरेटली हुआ है, डीएनए कॉपी कितना सही तरीके से हुआ है। कहता है नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रियलेबल। कहता है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है कंप्लीटली सही नहीं होता है, एब्सोल्युटली 100% सही नहीं होता है। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, यह केवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस इच टाइम। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी बार डीएनए का कॉपी बनेगा उतनी बार कुछ न कुछ वेरिएशन आएगा। वेरिएशन का मतलब हो गया अंतर, डिफरेंस। तो जितना बार डीएनए का कॉपी बनेगा उतना बार कुछ न कुछ वेरिएशन आएगा। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड, और उसके फलस्वरूप जो डीएनए कॉपी बनता है विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। वह सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है ओरिजिनल के। ठीक, तो सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक। तो कुछ वेरिएशन कभी कभी इतना ज़्यादा ड्रास्टिक मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है कि नया डीएनए जो है वह काम ही नहीं कर पाता है विद द सेलुलर एपरेटस। यानी कि इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है कि नया डीएनए कॉपी जो बनता है वह सेलुलर एपरेटस के साथ काम ही नहीं कर पाता है। सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और इस तरह का नया बना हुआ सेल मर जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज। बहुत सारा वेरिएशन होता है डीएनए कॉपी में, दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम, जिसके कारण ड्रास्टिक आउटकम, ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। यानी कि बहुत सारा वेरिएशन होता है डीएनए में जिसके कारण ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होता है। तो 10 सर्वाइविंग सेल्स, जो सेल जिंदा रहता है वो सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू, वो सिमिलर होता है बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मात्रा में डिफरेंट होता है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन का इनबिल्ट टेंडेंसी है सेल का ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान, इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और यह इवोल्यूशन का सबसे बेसिक चीज़ है यह वेरिएशन होना, और यह जो वेरिएशन होता है यह सबसे बेसिक चीज़ हो गया इवोल्यूशन का, जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। अब है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। अभी हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन होता है डीएनए कॉपिंग के दौरान, जो एरर आता है तो उसके कारण वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन इवोल्यूशन का सबसे बेसिक चीज़ हो गया। तो वेरिएशन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन होता है, फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस, वह कहीं रहता है किसी जगह पर, और
नीचेज मतलब हो गया हैबिटेट। जो हैबिटेट उस ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल होता है, उस हैबिटेट में किसी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन पाया जाता है। जैसे मछली के लिए पानी सूटेबल है तो मछली पानी में रहता है, तो पानी जो है एक्वेटिक हैबिटेट मछली का नीचे हो गया। इन द इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वह जीव अपना एबिलिटी यूज करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए उस हैबिटेट में। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपिंग का जो कंसिस्टेंसी होता है, लगातार जो डीएनए कॉपी होता रहता है, तो कहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो डीएनए कॉपी लगातार होते रहना वह इम्पोर्टेंट होता है बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए। फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ द पार्टिकुलर नीचे, और वह बॉडी डिज़ाइन फीचर्स जो होता है, यानी कि जो डीएनए कॉपिंग जो रिप्रोडक्शन के दौरान होता है वह ज़रूरी होता है बॉडी डिज़ाइन फीचर्स को मेंटेन करने के लिए, और वह बॉडी डिज़ाइन फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है किसी पार्टिकुलर नीचे में रहने के लिए, यानी कि किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में यूज़ करने के लिए, रहने के लिए। रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वह लिंक्ड होता है किससे, तो स्पीसीज पॉपुलेशन जो है किसी जीव का, उससे किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी से रिप्रोडक्शन लिंक्ड होता है। यानी कि कोई भी स्पीसीज का पॉपुलेशन जो है उसका स्टेबिलिटी तभी होगा जब वह किसी इकोसिस्टम में, अपने हैबिटेट में रिप्रोडक्शन कर पाएगा सही तरीके से। हाउएवर नीचेज कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स, कहता है कि हैबिटेट जो है वह बदल सकता है बहुत सारे कारणों से, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो जीव के कंट्रोल के बाहर होता है। यानी कि ऐसे कंडीशंस जो जीवों के कंट्रोल के बाहर होता है, उन सब कारणों से किसी भी जीव का हैबिटेट बदल सकता है। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा हो सकता है। वाटर लेवल कैन वेरी, वाटर लेवल बदल सकता है। और देयर कुड बी मेट्रोइट हिट्स, और यह पृथ्वी पर मेट्रोइट हिट्स करता है। ये सब कुछ भी हो सकता है। टू थिंक ए फ्यू एग्जाम्पल, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो पृथ्वी के साथ हो सकता है। तो ये सब होने से जीवों का हैबिटेट बदल जाएगा। जिस हैबिटेट में वह जीव कोई रहता है स्पीसीज, वो बदल जाएगा। तो क्या होगा, इफ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर सूटेड टू ए पार्टिकुलर नीचे, यदि किसी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन किसी एक ही हैबिटेट में रहने के लिए फिट है, सूट है, तो क्या होता है, एंड इफ़ द नीचे वेयर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, यदि हैबिटेट काफ़ी तेज़ी से बदल गया, ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो गया, द पॉपुलेशन वुड बी वाइप्ड आउट, तो क्या होगा कि उस जीव का पॉपुलेशन जो है वह ख़त्म हो जाएगा। हाउएवर इफ़ सम वेरिएशन वेयर टू बी प्रेजेंट, यदि उसमें कुछ वेरिएशन पाया जाएगा इन ए फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ ही इंडिविजुअल्स में, इन दीज पॉपुलेशन, उस स्पीसीज के पॉपुलेशन में यदि कुछ मात्रा में किसी इंडिविजुअल्स में कुछ वेरिएशंस पाया जाएगा, तो कहता है कि देयर वुड बी सम चेंज फॉर दैम टू सर्वाइव, तो वहाँ देयर वुड बी सम चांस, वहाँ कुछ चांस होगा उस जीव के सर्वाइव करने का। कहता है कि यदि ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो गया हैबिटेट तो वह पॉपुलेशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन यदि किसी इंडिविजुअल्स में कुछ वेरिएशंस हो गया होगा तो ऐसा हो सकता है कि उस वेरिएशंस के कारण उस जीव में सर्वाइवल चांस बन सके। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate water,
तो यदि कहता है कि कोई बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जो टेम्परेट वाटर में रहता है एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, और कहता है कि यदि टेम्परेचर जो है वाटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वह मर जाएगा। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेसिस्ट टू हीट, लेकिन उसमें से कुछ वेरिएंट्स जो है बैक्टीरिया का, कुछ जो वेराइटीज़ है वह हीट को रेसिस्ट कर जाएगा, वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, और यदि वह हीट को रेसिस्ट कर गया तो वह सर्वाइव करेगा एंड फिर ग्रो करेगा। वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, इसलिए वेरिएशन जो है वह किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए यूज़फुल होता है। थैंक यू। तो ये है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।